हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। इस सीरीज के अंदर मैं जो पार्ट टेकअप करने वाला हूं दैट इज इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर्स। और मेरे जो टीचिंग एक्सपीरियंस से मुझे कुछ बातें समझ आई हैं कि करंट अफेयर्स की कवरेज में आप लोगों की चिंताएं सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, वो मैं आपके साथ पहले शेयर करना चाहूँगा, जिससे हमारा एक फोकस बन जाएगा कि हमने जो करंट अफेयर्स करने हैं तय किस तरह से करने हैं और यूपीएससी क्या डिमांड करता है हमसे। सो प्राइमरली इफ वी थिंक ऑफ करंट अफेयर्स and you're studying a daily newspaper, maybe Indian Express, maybe Hindu, maybe Life Mint or Mint. So दो तरह की चीजें आपके सामने आती हैं, एक फैक्चुअल डेटा होता है और एक कुछ कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी है जो आपके सामने आती है। अब बच्चे आके आमतौर पे मेरे से ये सवाल पूछते थे कि सर करंट अफेयर तो पढ़ लिया लेकिन उसमें से कुछ कुछ टर्म्स समझ नहीं आई। अब वो जो टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आई वो एसेंशियली कंसेप्चुअल बेस है आपका। तो करंट अफेयर्स की इन क्लासेस के साथ साथ आपका एक कंसेप्चुअल बेस स्ट्रॉन्ग करने की भी हमारी एक मंशा है, तो वो हम करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो हम करना चाहते हैं वो ये कि आपको एक सिंगल सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स मिल जाए ताकि आप इधर उधर भटके नहीं। हम ये चाहते हैं कि आप अपने लेवल पे एक न्यूज़पेपर बस डेली पढ़ते रहिए और ये समझिए कि न्यूज़पेपर जो है वो आपके लिए एक बेस्ट सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स है। आप चाहे जितने भी जिस्ट पढ़ते रहिए, चाहे जितने भी आप वेबसाइट से डेटा कलेक्ट कर लीजिए, न्यूज़पेपर का सही मायने में कोई एक ऑल्टरनेटिव नहीं है। उसका कारण ये है कि न्यूज़पेपर अपने आप में आपको एक एक्टिव रीडिंग का प्लेटफॉर्म देता है और आप उसको पढ़ते हुए अपने जो ऑलरेडी विचार बन रखे हैं कुछ एक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कुछ एक एरियाज ऑफ योर सिलेबस के बारे में, तो उनको आप और ज़्यादा पक्का करते चले जाते हैं। तो इस वजह से एक न्यूज़पेपर हम ये चाहेंगे कि आप डेली बेसिस पे फॉलो करते रहें, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहें। अगर मैगजीन आप कोई पढ़ना चाहते हैं तो आप योजना मैगजीन और कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक, इसके बाद का जो जितना भी आपका भार है करंट अफेयर्स का वो आप हमारे कंधों पे डाल दें और फिर आप एक विश्वास के साथ आगे चलें कि जो चेतन भारत लर्निंग के अंदर हम आपको कवर करा देंगे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है करंट अफेयर करने में वो पिक करने में आती है, फिर उनको समझने में आती है, और फिर तीसरी जो मुश्किल आती है वो उनको याद रखने में आती है। तो इन तीनों मुश्किलों का हल हम अपनी तौर पे करने के लिए आपके लिए कोशिश करेंगे। ठीक, तो थोड़ी सी एक ओरिएंटेशन हम बना लेते हैं कि हमारा जो करंट अफेयर्स है वो किस तरह से हमें करना चाहिए, और जो ये इंडियन इकोनॉमी का सेक्शन है इसके करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस आते कितने हैं, है ना, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए कि क्या सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। तो ये तय करना भी मैं आप पे छोड़ूंगा, मैं आपके ऊपर अपने विचार नहीं ला दूंगा कि कितने करंट अफेयर हैं और कितने स्टैटिक क्वेश्चंस हैं। तो एक अगर बेसिक सा सिस्टम बनाने की हम कोशिश करें कि आपको करंट अफेयर्स हम कैसे पढ़ाएंगे और आपको खुद को ओरिएंट कैसे करना है। तो ओरिएंटेशन पहले देखते हैं। ओरिएंटेशन के अंदर व्हाट आई वांट इज फॉर यू टू थिंक ऑफ करंट अफेयर्स इन टू बेसिक एट्रीब्यूट्स, वन एट्रीब्यूट बीइंग कंसेप्चुअल and one particular attribute being factual or maybe just data. अब ये दो जो attributes हैं करंट अफेयर्स के, इनके बेसिस पे हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं और इनकी जो एप्लीकेशन है अगर मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन की बात करूं तो प्रीलिम्स में हो रही है, इनडायरेक्ट एप्लीकेशन मेंस में भी है। तो मेंस में आंसर राइटिंग को एनरिच करने के लिए है, ठीक, और प्रीलिम्स के अंदर तो बड़े ही डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से कई बार आ जाते हैं। अब इसके बारे में सोचना कैसे है, जब भी आप कोई एक न्यूज़ पढ़ते हैं या आप एक सोच के देखिए कि यूपीएससी का एग्जामिनर कोई न्यूज़ पढ़ रहा है, तो कंसेप्चुअल लेवल पे कुछ एक एरियाज ऑफ डिसिप्लिन हैं जो उसके जहन में उस टाइम पे आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ ये इस पे क्वेश्चन बनाया इस साल जा सकता है। इसी तरह से कुछ फैक्चुअल डेटा पे भी हमें कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी
वहीं से एक्टिवेट होते हैं। नहीं तो आप एक अपने आप को यूपीएससी एग्जामिनर की जगह पे रख के देखिए तो आपको डेली बेसिस पे जो न्यूज़पेपर आपके हाथ में आ रहा है वो आपका एक इंटरनल कॉम्पस की तरह से अपने डिसिप्लिन के लिए काम करता है। आज हम कोविड-19 पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक इन्फोडेमिक भी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एप्लीकेंट्स के लिए। तो ये इन्फोडेमिक और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको रोज मिल जाती है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, और मंथ एंड आते आते 100 पेज का करंट अफेयर बन जाता है आपके पास। तो हम यहाँ सब्जेक्ट वाइज आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो करंट अफेयर समेटना कैसे है और उनमें से कौन सी चीजें जिन पे ध्यान देने की जरूरत है at both conceptual and factual level for prelims, and then ultimately learning की मेंस में उसकी एप्लीकेशन आपने कैसे करनी है। साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो मेंस में एप्लीकेशन है, अब जितने पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स हैं उसमें से जो कुछ मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम आपके साथ इसी वीडियो के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपको उनका आंसर देना है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है अगर आप उनके आंसर अपने लेवल पे अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो। ठीक, तो चलिए विदाउट फर्दर अड्यू शुरू करते हैं। अब पिछले हफ्ते की जो न्यूज पूरी की पूरी आ रही थी, तो उसमें से कुछ एक न्यूज आइटम्स हैं जो हमने पिक की हैं फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस कवरेज। हर न्यूज आइटम को आई विल बी शोइंग लाइक दिस कि आपने कौन सा एक आर्टिकल पढ़ा होगा, कौन से अखबार में पढ़ा होगा, और फिर उसमें से आपको कंसेप्चुअल और फैक्चुअल लेवल पे कौन सी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। मेंस आंसर राइटिंग में कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो आप पिकअप करेंगे और अल्टीमेटली पेपर में यूज करेंगे। ठीक, तो जैसे एक न्यूज है, गवर्नमेंट स्टेप्स अप स्क्रूटनी ऑफ चाइनीज डंपिंग, दिस वाज देयर इन फाइनेंशियल एक्सप्रेस। ओके, देन why China trade ban is a bad idea, again in Indian Express। तो इस तरह के कुछ न्यूज आ रहे थे। तो आपने श्री सोनम वांगचुक की वीडियो भी देखी होगी, तो उन्होंने भी इस चीज को हाईलाइट किया दैट वी शुड बी नाउ इकोनॉमिकली बैनिंग चाइना आउट ऑफ इंडिया एंड ट्राई टू बाय लेस चाइनीज थिंग्स एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जस्ट गो फॉर ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स। इस तरह के आप एस्पेक्ट समझ रहे हैं। और इकोनॉमिक थिंकर्स जो हैं वो थोड़े से डिवाइडेड हैं इस चीज़ को लेके। कोई चीज़ बोलते हैं कि नहीं ये संभव नहीं है, ये करना गलत होगा, कोई ऐसा बोलते हैं कि नहीं ये करना ही चाहिए। अब एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट आपको इस सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जो ये न्यूज लाइन्स हैं, आपको क्या पिक करने की जरूरत है, उस पर हमने ध्यान केंद्रित करना है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कंसेप्चुअल और फैक्चुअल ये दो चीजों पे हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक, अब कंसेप्चुअल लेवल पे जो हमारा पहला कंसर्न है वो है ट्रेड कंसर्न्स। ये सारी जो बातचीत आजकल इंडिया और चाइना के बीच में चल रही है, जो गलवान वैली में आप देख रहे हैं डे टू डे जो एस्केलेशंस या डी एस्केलेशन के प्रोस्पेक्ट चल रहे हैं, तो इनके लेके हमारे इकोनॉमी में एक ट्रेड कंसर्न हमारा कोर एस्पेक्ट आता है। और अगर आप इसको सिलेबस में लोकेट करें तो जीएस पेपर 3 में आपका एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर फॉरेन ट्रेड इज अ पार्ट एंड पार्सल, जिसमें हम आमतौर पे पढ़ते हैं कि इंडिया हैज अ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना, या एंड एक्चुअली इट इज द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ द कंट्री टू कंट्री पर्सपेक्टिव। अब इसको अगर समझा जाए तो हमारे जो ये बॉर्डर क्लैशेस हैं, इनके चलते हुए अब थोड़े से और ज्यादा विजिलेंस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिखाई जा रही है विद रिस्पेक्ट टू वट एवर थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम चाइना इनटू इंडिया, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखिए, हमारी जो कंट्री है उसका बहुत सारी कंट्रीज के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हम टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं वो नहीं लगाएंगे। गुड्स के ऊपर किसी तरह के बैरियर्स नहीं होंगे, सर्विसेज के ऊपर भी टू एन एक्सटेंट कोई बैरियर नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट्स भी फ्री फ्लो कर पाएंगी। तो इस तरह का एक प्रोस्पेक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर आता है। लेकिन चाइना के साथ हमारा अभी तक कोई ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, और इससे पहले जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात भी हो रही थी, उसमें से भी इंडिया ने अपने आप को बाहर ही रखा है, ये सोचते हुए कि अगर RCEP के हम मेंबर बन जाते हैं तो बहुत सारी जो चाइनीज गुड्स एंड सर्विसेज अभी भी रुकी हुई हैं वो और ज्यादा इंडिया में आनी शुरू हो जाएंगी, हमारा ट्रेड डेफिसिट उनके साथ और बढ़ेगा।
तो इससे अब थोड़ा सा और निजात पाने के लिए हमने अपनी जो स्क्रूटनी है गवर्नमेंट के लेवल पे उसको थोड़ा सा तेज किया है कि कहीं चाइना इनडायरेक्ट चैनल्स के थ्रू तो इंडिया में अपना सामान नहीं पहुंचा रहा। यहां पे वो इनडायरेक्ट चैनल्स कौन से हैं? वो कंट्रीज जिनके साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो न्यूज़पेपर के हवाले से हमें पता चलता है कि सिंगापुर और वियतनाम के थ्रू जो गुड्स हैं वो चाइना इंडिया में भेज रहा है, ठीक। और वो जो गुड्स हैं अल्टीमेटली इंडिया में लैंड करती हैं, तो एक इनडायरेक्ट रूट इस तरह से बना हुआ है। ऐसे में दो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में रिलेवेंट हो जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक, और दूसरा कॉन्सेप्ट है इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना। अब इंडिया ट्रेड बैलेंस विद सिंगापुर, जो कि अब रूटिंग कंट्री के तौर पे, जैसे मैंने बात की आपसे, यूज कर रहा है चाइना। सो फ्रॉम चाइना टू सिंगापुर टू इंडिया, दैट इज हाउ थिंग्स आर मूविंग। तो सिंगापुर के साथ हमारा जो ट्रेड बैलेंस था वो सरप्लस में था। इंडिया और सिंगापुर जब आपस में ट्रेड कर रहे थे तो इवेंचुअली इंडिया वाज गेनिंग फॉरेन करेंसी in 2018-19, but then what happened in 2019-20 is this started happening at a larger scale, and now we have a trade deficit with Singapore as well. This was an alarming thing for Indian government and authorities, and now they have stepped up their vigilance with respect to this particular bypass of trade laws by China in terms of sending goods into इंडिया। सो इसको लेके एक ट्रबल आया। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन, जैसे कि मैंने कहा, आपके लिए एक कंसेप्चुअल एस्पेक्ट जरूरी हो जाता है जो प्रीलिम्स में आपको तैयार करना है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, अब जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया के साथ चाइना का, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वो प्रोपोर्शनली कैसे बैठता है। अब ओवरऑल जो इंडिया का ट्रेड है उसमें से trade with China is about 10.31% of the total trade of India, और इसमें से जो सबसे बड़ा पार्ट है that is electrical and machinery parts, which is somewhere near 29%, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा ट्रेड का एस्पेक्ट है that is nuclear reactors and boilers, which is again somewhere in the range of 21%, ठीक है जी। इसी तरह से और भी एरियाज हैं। सो यू कैन रिमेंबर ऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड आयरन एंड स्टील, एंड दिस इज ऑल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक। अच्छा, अब इसके आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। सो जो प्लेस ऑफ ओरिजिन, मैंने आपको कहा कि एक कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट है जो आपके लिए हाईलाइट हो जाता है, तो उसमें आपने प्रीलिम्स के लिए याद क्या रखना है। सी, प्लेस ऑफ ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है वो एसेंशियली वैल्यू एडिशन से ओरिजिनेट करता है और ग्लोबलाइजेशन की जो आज प्रोडक्शन की लिंकेजेस बन रखी हैं वहां से ओरिजिनेट करता है। ग्लोबलाइजेशन के चलते जो हमारी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन की चेन है, ये तीनों चेन्स अब जुड़ गई हैं और ये एक कंट्री के अंदर बंधी हुई नहीं है। आपकी जो प्रोडक्शन है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड तक हो सकता है कि n नंबर ऑफ कंट्रीज के थ्रू होके आपके पास आ रही है, और हर कंट्री में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन होके वो चीज आपकी कंट्री में पहुंच रही है। तो लेट्स से दिस इज वैल्यू एडिशन नंबर 1, दिस इज वैल्यू एडिशन नंबर 2, value addition number 3, and then that particular finished good is ending up in your country in terms of production, ठीक। आज स्थिति ये है कि चाइना ने इस वैल्यू एडिशन एस्पेक्ट के मेजर एरिया को कैप्चर करके रखा हुआ है। बहुत सारे आप जो चीजें यूज करते हैं उसके कंपोनेंट और सब कंपोनेंट जो है वो चाइना में बनते हैं, उनको फिर असेंबल करके शायद फिनिश्ड गुड आपकी कंट्री में बन रहा हो या किसी और कंट्री में बन रहा हो, और फिर वो आपके हाथ में आता है through the distribution and then the final consumption chain। इस तरह का सिनेरियो आज ग्लोबलाइजेशन के चलते हुए वर्ल्ड ओवर इकोनॉमिक्स में देखने को मिलता है। तो इसमें जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो अल्टीमेटली हमें लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक पर्टिकुलर चीज जो है वो कहां बनी। पहले ये बहुत सिंपल था
पहले अगर आप ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स देखेंगे तो हमें ये समझ आता था, ठीक है जी, ये पर्टिकुलर चीज यहाँ बनी, यहाँ की मशहूर चीज है ये, और फिर आगे बिकने के लिए गई। जैसे इंडियन स्पाइसेस हम कह देते थे पुराने समय में कि ये बड़ी अच्छी हमारी प्रोडक्शन है और वर्ल्ड ओवर एक ब्रांडिंग बनी हुई है और इस तरह से ये बिकने के लिए चलेगी। लेकिन नाउ इट इज बिट डिफरेंट, नाउ द थिंग्स आर वर्किंग इन अ डिफरेंट मैनर, everything has been compartmentalized in terms of production. So a part of production may be happening in China, then in a semi-knockdown fashion it may be coming into India. Here it might be getting assembled and then getting into the distribution and consumption chain. I can give you example of Harley Davidson motorcycles that are coming into India right now from USA. Now some part of those, now Harley Davidson, as you know, it's a US brand. Some parts of this particular machine that you get in India would be created in Japan, in China, and some in USA. All these parts then get to a particular unit where the semi-knockdown kits arrive, and then the semi-knockdown kits are assembled in India. इंजन अलग आता है, चैसी अलग आती है, टायर अलग आते हैं, सब फिक्स किया जाता है यहाँ पे, and then that is particularly put into the showroom for the distribution purposes. इस वैल्यू चेन के चलते जो इकोनॉमिक टाइज हैं उनको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले तो यही समझना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट एंड पार्सल कहां से आ रहा है, और फिर उसकी सोर्सिंग कहीं और से की जाए, एक बेटर प्राइस पे की जाए, बेटर एफिशिएंसी के साथ हो पाए। ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। यही प्लेस ऑफ ऑरिजिन का मुद्दा भी है आज की डेट में। सिंपली अगर हम प्लेस ऑफ ऑरिजिन के कॉन्सेप्ट को समझें तो इट इज जस्ट द इकोनॉमिक नेशनैलिटी, एक चीज कहां बनी, बस इतना सा ही है। लेकिन मेंस के एंगल से इसी मुद्दे को आप सोचेंगे तो फिर ये पूरा चक्रव्यूह जो है ये आपके सामने आता है। नाउ द नीड टू एस्टैब्लिश रूल्स ऑफ ऑरिजिन स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी मेजर्स सच एज टैरिफ्स, कोटा, and the other kind of non-tariff barriers, they are done on a country to country basis. तो इसलिए प्लेस ऑफ ऑरिजिन समझना जरूरी है। अगर हम किसी कंट्री के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो हमें उससे एक अलग तरीके से डील करना है, किसी के साथ नहीं है तो उससे अलग तरीके से डील करना है। लेकिन ये डीलिंग करने के लिए प्लेस ऑफ ऑरिजिन के बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। पर आज कोई भी ऐसी एक चीज नहीं है जो कि पूरी की पूरी चाइना में बन के आ रही हो जो कि पूरी की पूरी इंडिया में बन के आ रही हो। ये खास तौर पे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फील्ड के जो इक्विपमेंट्स हैं, ऐसी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। आज अगर हम कोविड-19 पैंडेमिक के लिए वैक्सीनेशन भी क्रिएट कर रहे हैं तो पूरी R&D जो है वर्ल्ड ओवर वो कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रही है एक पर्टिकुलर फाइनल वैक्सीन या ट्रीटमेंट हमें डिलीवर करने के लिए। अगर आप आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी याद करेंगे जो अभी कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे साथ शेयर किया था, तो बीइंग वोकल फॉर लोकल, उसमें भी उन्होंने जो बात कही वो ये कि वी हैव टू नाउ गो फॉर सोशल ग्लोबलाइजेशन इंस्टेड ऑफ सिंपली इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। लोगों को इस ग्लोबलाइजेशन की चेन से जोड़ने की जरूरत है अगर ये चीजें हमें समझनी है कि इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा। ठीक, सो आई होप आपको प्लेस ऑफ ऑरिजिन समझ आ गया। प्रीलिम्स के लेवल पे इट इज टू डिटरमिन द इकोनॉमिक नेशनैलिटी। दूसरा, प्रीलिम्स के लेवल पे आपको याद रखना है कि हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है, जो टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, दे आर ऑल्सो टू बी इंप्लीमेंटेड एज पर द प्लेस ऑफ ऑरिजिन क्लॉज। ओके, एंड मेंस के लेवल पे इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डिटरमिन दैट वेयर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज इमर्ज्ड, बिकॉज today the production process as it is has got compartmentalized and that's how it is moving forward, right? Okay, आगे बढ़ते हैं और हमारे समझने वाली इनमें क्या चीजें हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी। नाउ एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ काइंड ऑफ अ टैरिफ बैरियर। आई एम श्योर आपने ये सारी चीजें टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर पढ़ रखे हैं पहले, बट जहां जहां जरूरत होगी आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम एज वेल। सो डंपिंग इज अ प्रोसेस की जिसके अंदर कोई कंट्री एक चीज को मास प्रोडक्शन में करे और इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आए, और कम प्रोडक्शन कॉस्ट के रहते वो जो एक प्रोडक्ट बनाता है उसको सस्ते में बेच पाए, किसी भी कंट्री में जाके डंप कर दे एट अ वेरी लो प्राइस which may at times be lesser than the manufacturing cost of the domestic industry itself.
अब ऐसे में हमारे पास जो विकल्प रहता है दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। यहां तक पहुंचने से पहले आई वुड लाइक टू टेक यू टू द थॉट प्रोसेस। कोई भी आइटम जो इंडिया में इंपोर्ट हो रही है सो उसके ऊपर सबसे पहले तो इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा ही लगेगा, दिस इज मैंडेटरी। दूसरी जो मैंडेटरी चीज है दैट इज योर काउंटर वेलिंग ड्यूटी या सीवीडी, दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी। तो फॉर एवरी इंपोर्टेड प्रोडक्ट दीज टू विल बी देयर। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होता है? सो हमारे यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं गवर्नमेंट उन पे प्रोडक्शन टैक्सेस चार्ज करती है, लेकिन जो एक्सपोर्ट के लिए हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं उन पे गवर्नमेंट प्रोडक्शन टैक्सेस चार्ज नहीं करती, जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में है। यही हाल बाहर की कंट्रीज में भी है। वहां से जो चीजें एक्सपोर्ट के लिए बनाई जाती हैं उस पे भी उनकी गवर्नमेंट प्रोडक्शन टैक्सेस चार्ज नहीं करती। तो ऐसे में जब वो चीजें हमारी कंट्री में पहुंचेंगी तो उनपे ओरिजिन कंट्री के अंदर प्रोडक्शन टैक्स चार्ज नहीं किया गया होगा, इस वजह से उनके प्राइसेस कम होंगे, कॉम्पिटिटिव होंगे। तो इसके इम्पैक्ट को काउंटर करने के लिए एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, ताकि जो टैक्स का ओवरऑल एक पर्टिकुलर प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ना है वो दोनों में पैरिटी आ जाए, सेम रहे। ठीक, तो ये दो हैं जो कि परमानेंटली मैंडेटरली लगेंगी। तीसरा जो एस्पेक्ट है दैट इज कॉल्ड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब ये मैंडेटरी नहीं है, इट इज अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। सीवीडी इज अ नॉन प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। यहां पे हम अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पेशल एडिशनल ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी इज अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ। यहां हम अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट द गुड्स विच आर अराइविंग एट अ वेरी लो कॉस्ट एंड ट्राइंग टू कैप्चर द मार्केट, कैप्चर द सप्लाई चेन एंड थ्रो द स्मॉल मैन्युफैक्चरर आउट ऑफ गियर। ठीक है, नाउ दिस बीइंग अ प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ, तो एक तो प्रीलिम्स के लिए आपको ये पॉइंट याद रखना है, a domestic government imposes on foreign imports that it believes is priced below fair market value। अब ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, फेयर मार्केट वैल्यू, कि किसी भी एक प्रोडक्ट की फेयर मार्केट वैल्यू कैसे एस्टैब्लिश की जाए। देखिए, अगर तो हम सिंपल किसी इकोनॉमी में काम कर रहे हो तो ये फेयर मार्केट वैल्यू सेट करनी बड़ी सी आसान सी बात है। हम देख लेंगे कि जो इनपुट कॉस्ट है वो कितनी आई, फिर उसके अंदर बाकी की चीजें फैक्टर कॉस्ट डाल के, प्रोडक्शन टैक्सेस डाल के, कोई प्रोडक्शन सब्सिडीज है तो उनका ध्यान रख के एक बेसिक प्राइस तक आप पहुंच सकते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसका एक कारण है दैट इज नॉन मार्केट इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ चाइना विच वाज आल्सो इन न्यूज एंड देयरफॉर इट्स अ कंसेप्चुअली रेलेवेंट थिंग। ठीक, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी पे वापस चलते हैं, और ये नॉन मार्केट इकोनॉमिक स्टेटस भी उसी का पार्ट एंड पार्सल है, तो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि कैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी की लिटिगेशन चलती है और कैसे ये सारा चीज़ है जो हमें अगर इंडिया से चाइना को हटाना है इन टर्म्स ऑफ मार्केट तो वो कैसे हटाया जाएगा। वो सारी चीज़ें समझने में ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें समझने हैं, एंड इवेंचुअली यही कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस में आपके काम आएंगे। तो हमारे पास अथॉरिटी कौन सी है एंटी डंपिंग ड्यूटी की इन्वेस्टिगेशन के लिए? देयर इज डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ये पर्टिकुलर ऑफिस जो है 1998 में एस्टैब्लिश किया गया था। अब ये इंस्टीट्यूशन भी न्यूज में है, तो जब भी इंस्टीट्यूशंस न्यूज में हो तो हमेशा ये देखना चाहिए कि उसको एस्टैब्लिश कब किया गया था, पहली बात। दूसरा, एस्टैब्लिशमेंट के टाइम पे इसका नाम था डायरेक्टर जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटीज, और 2018 में इसका नामकरण दोबारा से किया गया DGTR, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। तो इस वजह से ये करंट में भी बहुत न्यूज में रहा है। Now what it does is it is working alongside the Department of Commerce under the Ministry of Commerce and Industry, and it is holding investigations into three basic areas: anti-dumping duty, countervailing duty and other safeguard measures, so that those safeguards can be in place to protect our Indian industry. Okay, now within this there is a role of Ministry of Finance as well. The DGTR is only an investigation body, and finally when it submits its investigation report, it gets an okay from World Trade Organization. Then Ministry of Finance essentially is
imposing that anti-dumping duty. उसको लेवी करने का जो हक है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का जो हक है वो डीजीटीआर के पास है। तो प्रीलिम्स में कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग imposes anti-dumping duty or levies anti-dumping duty, so that can be Ministry of Finance. So वो आपके लिए एक आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। So जैसे मैंने आपसे शेयर किया था, चाइना एज अ नॉन मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट स्टेटस उसका है क्या? मार्केट इकोनॉमी वो होती है जो डिमांड सप्लाई के हिसाब से जिसमें प्राइसेस तय किए जाएं। आपने पढ़ रखा है prices are directly proportional to demand over supply, है ना? और जो ये प्राइसेस हैं इनके फैक्टर कॉस्ट के बेसिस पे आगे आगे इनके प्राइसेस को तय किया जाता है, बेसिक प्राइस एक्सेट्रा। तो आपने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में अंदर वो भी पढ़ा हुआ है। नाउ इट बीइंग ए नॉन मार्केट इकोनॉमी, the prices are essentially determined by the government with respect to the goods and services which it is making in China and selling them abroad. अब जब डंपिंग होती है तो इन थ्योरी उस डंपिंग के बारे में ये सोचा जाता है कि चीजें ज्यादा स्तर पे बना ली जाएं, मैस प्रोडक्शन कर ली जाए, ताकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए। फिर अल्टीमेटली आपको चीज सस्ती पड़ रही है तो आप सस्ती बेच भी सकते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिस चाइना के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, द कॉस्टिंग हैज ऑलवेज बीन ओपेक एंड सो वी नीड अदर टेस्ट्स टू पिन पॉइंट डंपिंग। जो कॉस्टिंग चाइना के अंदर निकल के आती है किसी चीज की, उसका एग्जैक्टली हमें पता नहीं चलता, तो किसी और तरीके से हमें उसको समझने की जरूरत पड़ती है। चाइना's non-market status allows a wide range of proxy measures. A judicious use of these would clearly serve our cause as well. How? Let's try and understand. So under the US law, a non-market economy means any foreign country that US Department of Commerce deems not to operate on market principles of cost or pricing structures, so that sale of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise. तो ये तो डेफिनेशन हो गई नॉन मार्केट इकोनॉमी की, और आपने प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। NME designation is significant because the use of a surrogate country, मतलब कोई और एक कंट्री को कर सकते हैं, to construct a product's normal value in an anti-dumping investigation is thought by many analysts to often results in the imposition of higher anti-dumping rates than would occur if producers or exporter prices and costs were used. अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी के लिए जब फेयर प्राइसेस हम चाइना के अंदर कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो हम कोई भी एक सरोगेट इकोनॉमी ले लेते हैं कि अगर इकोनॉमी 1 में अगर इसको करना पड़ता, इसी चीज को हम प्रोड्यूस करते, तो ये कितने की प्रोड्यूस होती, वहां पे उसकी कॉस्ट क्या आती। तो इसके बेसिस पे वो कॉस्टिंग निकाल ली जाती है, बजाय के चाइनीज इकोनॉमी में वो चीज की बेसिस लेने के। अब जब भी इसके बेसिस पे लेंगे तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के जो रेट्स निकल के आएंगे वो हायर रेट्स निकल के आएंगे, ऐसी एक धारणा है और ऐसा देखने को भी मिलता है। अगर इसी इकोनॉमी के अंदर हम रेट्स ठीक से निकाल पाते तो एंटी डंपिंग ड्यूटी के रेट्स जो थे वो थोड़े कम आते हैं। और यही कारण है कि ट्रेड टेंशंस, करेंसी वॉर्स, ट्रेड वॉर्स स्टार्ट हैपनिंग बिटवीन यूएसए एंड चाइना और इंडिया एंड चाइना, बिकॉज चाइना वुड फील कि ज्यादा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी, अननेसेसरीली लगा दी। इंडिया वुड फील कि द थिंग्स आर गेटिंग डंप्ड इनटू इकोनॉमी एंड मोर ऑफ माय प्रोड्यूसर्स आर गेटिंग thrown out of the market competition and they are not able to sell their product. So this is the concern area. So when China joined the World Trade Organization in 2001, उस टाइम पे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया कि ठीक है, आप किसी सरोगेट कंट्री के थ्रू हमारी जो एंटी डंपिंग ड्यूटी के रेट्स हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको दे दूंगा, मेरी मंशा प्रेजेंटेशन पढ़ के सुनाने की आपको नहीं है, सिर्फ वही पॉइंट मैं रीड आउट करूंगा जहां पे मुझे लगेगा कि यू हैव टू फॉलो द लेटर ओके एज इट इज, तो वहां पे हम रीड आउट करेंगे। बाकी ये एज इट इज प्रेजेंटेशन जो है आपको अवेलेबल रहेगी। कुछ पर्टिकुलर करंट अफेयर्स जो हैं वो बिल्कुल ही फैक्चुअल हैं, तो शायद हम उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी ना करें।
ठीक है, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, मैं आपके ऊपर एक फेथ रख के चलूंगा कि आपको वो सारे आते हैं, बड़े अच्छे से आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उनमें हमें बहुत ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे एज एन इकोनॉमी फैकल्टी आई वुड बी हेल्पफुल टू यू, वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन पे आपका ध्यान लगवाएंगे। बाकी यू ऑल बीइंग यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स in the making and some already having got into services and trying to improve their rank by watching this video, I can at least have a faith and trust in you कि आप आराम से जो बड़ी ही आसान पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो पढ़ पाएंगे। उसमें मुझे कोई आपके ऊपर ऐसा कोई डाउट नहीं है। तो हम वहाँ टाइम ज़्यादा लगाएंगे जहाँ लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, जहाँ पे लगेगा कि ये प्री और मेंस में ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ लगेगा कि हाँ ये भी एक क्लरिकल कवरेज की डिमांड थी तो हमने करना था इसलिए दे दिया गया यहाँ पे, लेकिन उस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं आपको दिखा दूंगा कि ये स्लाइड आपको बस पढ़नी है, इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 2001 में जब चाइना ने WTO ज्वाइन किया तो ऐसा बताया कि ठीक है आप मेरे एंटी डंपिंग मेजर्स के लिए कोई सरोगेट इकोनॉमी ले लीजिए और वहां से आप कैलकुलेट करके आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाइए। अब हुआ क्या कि 2016 से चाइना एसेंशियली सेड कि अब आप मुझे मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस दीजिए। नाउ यू डोंट ट्रीट मी एज नॉन मार्केट इकोनॉमी। व्हाई? सेम केस जैसे हमने कहा कि अगर चाइना के अंदर ही ये एंटी डंपिंग ड्यूटी को कैलकुलेट करें तो फिर उसके जो रेट्स हैं वो कम आएंगे, और अगर सरोगेट इकोनॉमी के थ्रू करेंगे तो ज्यादा आएंगे। तो ऐसा एक केस WTO में लगाया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। खैर, ये स्टोरी अब मैं आगे और एक लेवल पे कंटिन्यू कर रहा हूं। अब इस तरह की कुछ न्यूज आपने देखी होगी, easier said than done, can't beat China with this GDP। ये इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज हैं। फिर इसी तरह से लाइव मिंट के अंदर एक ओपिनियन दिया गया, आर इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स मस्ट शेप आर ट्रेड पॉलिसी rather than just nationalist consideration और एंटी चाइना फीलिंग्स। फिर एक हिंदू के अंदर भी एक न्यूज आइटम थी, कैन इंडिया डीकपल इटसेल्फ फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग। और ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं ना, ये वही कॉमन कंसर्न के तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि आज जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड है। हमें एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंट करने में मुश्किल होती है कि ये प्रोडक्ट का कितना % पार्ट चाइना से बन के आया, क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल के एंड पे देखेंगे तो फिर वो कहीं और बन रहा है, लेकिन रॉ मटेरियल चाइना से जा रहा है, तो भी तो एक पार्ट एंड पार्सल वैल्यू एडिशन का तो हो गया ना। ये एक बहुत बड़ा ट्रबल है। इसको और ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं कि ये डीकपलिंग कितनी मुश्किल होने वाली है और कितने का आज हम चाइना के साथ इंटीग्रेटेड हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर हेडिंग दैट आई हैव गिवन इट, दैट इज इंडिया चाइना इकोनॉमिक टाइज। अब उसको कितना अनटाई करना है, कितना टाइड अप रखना है, ये फैसला मैं कुछ हद तक आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि आप इस देश के कंज्यूमर्स में से एक भी हैं जो अल्टीमेटली ये डिसाइड करेंगे कि आपको वो चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। क्योंकि जब भी एक कंज्यूमर एक बाइंग डिसीजन लेता है, सो कंज्यूमर्स एक्सरसाइज ऑफ चॉइस आर टिपिकली ए मिक्स ऑफ वैल्यू कैलकुलेशंस एंड इमोशनल डिस्पोजिशंस and brands that put people off must suffer consequences। So ये एक particular narrative है जिसके थ्रू आप अपनी decision making economic level पे करते हो। तो you are all rational actors as we call it in economy, yeah। So your choice would be on the basis of your value calculations and emotional dispositions। So ये मैं आप पे छोड़ूंगा। UPSC के लेवल पे जो हमें पढ़ना है वो एक डेटा के लेवल पे चीज आपके आंसर में वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। जब आप मेंस में इसकी अगर आंसर राइटिंग करेंगे, और मैं क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें आप ये सारे फैक्ट्स फिर एंड में डालते चले जाएंगे, तो आपका आंसर बहुत अच्छे से बनेगा। इसलिए इसको ध्यान से आपने वर्कआउट करना है, ठीक है। तो इंडिया चाइना इकोनॉमिक टाइज में सबसे पहले ट्रेड समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड के एंगल से हम कितने कनेक्टेड हैं। सो चाइना अकाउंटेड फॉर ओवर 5% ऑफ इंडियाज total exports in financial year 2019-2020 and more than 14% of imports। अब ये तो डायरेक्ट है, ध्यान रखें, चाइना से इंडिया जो डायरेक्ट आया ये सिर्फ उसकी बात हो रही है। जो घूम के आया सिंगापुर के थ्रू या वियतनाम के थ्रू, उसकी बात अभी हमें नहीं मालूम। इस पर्टिकुलर डेटा में हम उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक।
While the absolute value of imports from our neighbors may have fallen, their share in the overall pie rose from 13.68% in the previous fiscal. India, according to state-backed Invest India data, is the 7th largest export destination for Chinese products. तो उनके लिए मार्केट के तौर पे अगर हम देखें तो वी आर दी 7th लार्जेस्ट मार्केट। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे टाइज उनके साथ कहां कहां बंधी हुई हैं, कौन कौन से धागे हैं जो हमें जोड़ते हैं, और अगर हमें उनको खोलना है तो उन धागों की क्या क्या कॉस्ट हमारे लिए है। ठीक, ओके। सो इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, द रेड कलर इज imports for India, and blue color is representative of the India's export to China. तो आप बोर्ड पे अगर नजर मारेंगे तो पिक्चर बड़ी क्लियर हो जाती है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती कि इंपोर्ट ही इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट के नाम पे तो बस एक नामकरण ही रखा गया है। और सबसे बड़ा जो इंपोर्ट आपको नजर आ रहा है वो 2018-19 में आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम करें, 18-19 से 19-20 थोड़ा सा कम था, अब 20-21 में हम और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं इसको कम करने की, क्योंकि इट इज ऑफ अ ह्यूज डिस्प्रोपोर्शन दैट इट इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेफिसिट, एंड दिस क्रिएट्स अ ट्रबल फॉर आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एज वेल। इंपोर्ट पाई को देखें तो इंडिया जो है इज अ पाई चार्ट ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स अलग अलग कंट्री से जो हम कर रहे हैं। सो फॉर आवर इंपोर्ट्स 14.9% इज कमिंग फ्रॉम चाइना। ठीक, देन सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्ट इज हैपनिंग फ्रॉम यूएसए, third largest import is happening from United Arab Emirates, and fourth largest is happening from Saudi Arabia. ये आपको प्रीलिम्स के लिए भी सीक्वेंस याद रखनी है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसी वजह से हम फैक्चुअल डेटा पढ़ते हैं। अब ये कंसेप्चुअल नहीं है, ये फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। और इसके बेसिस पे आपको बड़े क्लियरली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन बनता है। लेकिन वहां पे इसके ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, जहां पे वो आपको शायद डिसुएड करने के लिए बोल दें कि चाइना इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट्स फॉर इंडिया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? इधर देखिए जरा। तो 54.18% ऑफ आवर इंपोर्ट इज हैपनिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, चाइना इज 14%। If we have to consider from a single country perspective, then the answer is yes. But if we have to consider collectively, then the answer is no for that particular statement. तो बड़ी एक अगर थर्ड लेवल का आपको क्वेश्चन डालना होगा यूपीएससी एग्जामिनर ने, तो वो इस तरह से प्रीलिम्स के अंदर डलेगा। बहुत ध्यान से आपको ये वाला पर्टिकुलर पाई चार्ट पे ये दोनों चीजें स्क्रिबल कर लेनी है। प्रेजेंटेशन जो है वो आपको डाउनलोडेबल मिलेगी लिंक के थ्रू। इसी लेक्चर के पिंड कमेंट्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, तो वहां से आपने वो प्रेजेंटेशन उठा लेनी है और वहां पे ये दोनों चीजें आपने लिख लेनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडियाज एक्सपोर्ट पाई। तो एक्सपोर्ट्स के लेवल पे अगर हम देखें, सो चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडियन गुड्स इन द ईयर 2019-2020। नंबर 1 इज यूएसए, जिसके साथ हमारा एज ऑफ नाउ ट्रेड सरप्लस भी है। नंबर 2 इज यूएई एंड नंबर 3 इज चाइना। नंबर 4 इज हांगकांग। अब ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि दिस इज नाउ अ बॉइलिंग टॉपिक एंड यू हैव टू रिमेंबर एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट पॉसिबल, ठीक है। बाकी की कंट्रीज में इट इज अराउंड 65%, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लेवल पे अगर देखा जाए तो चाइना हर जगह ही अपने पांव पसार के बैठा हुआ है। बहुत सारे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनकी फंडिंग चाइना से आ रही है, और अगर ओवरऑल देखें तो उसका आंकड़ा भी ये 2005 से लेके 2019-20 तक का डेटा है। तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोरेक्स इज कमिंग। The largest came in 2007 till date, that was $5.08 billion. And in 2019, we had $4.14 billion of your FDI from China coming into India. Okay? Moreover, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं जैसे Paytm, तो इसमें भी सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज ऑफ अलीबाबा ग्रुप। तो आपको इनके बारे में पता होगा, इट इज अ बिग चाइनीज इन्वेस्टर। ओके, तो और पेटीएम के स्टिकर अगर आप देखेंगे तो दूरदर्शन न्यूज वालों ने भी अपने लैपटॉप्स पे चिपका रखे हैं। तो एक तरफ तो हमारा एजेंडा है कि इंडिया चाइना इकोनॉमिक टाइज तोड़नी है, और दूसरी तरफ अब फिर ऐसे जब सिचुएशन बन जाती है तो क्या किया जाए,
है ना। चलिए, नाउ इंडियाज डिपेंडेंस ऑन चाइनाज बल्क ड्रग्स। अब इसमें भी एक एस्पेक्ट है। नाउ यू सी, इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम एंड रैंक्स 14 बाय वैल्यू, अगर मनी वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो। द कंट्री एक्सपोर्टेड मेडिसिन वर्थ $14 billion टू USA इन 2018-19, बट इन सबके लिए जो रॉ मटेरियल है दैट इज 68% सोर्स्ड फ्रॉम चाइना इटसेल्फ, नोवेयर एल्स। तो हमारी अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को तरक्की करनी है तो चाइना से आ रहा रॉ मटेरियल हमारे लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक। So what has happened in this case is that China has become a necessary evil for India and many of our sectors to prosper, चाहे वो foreign direct investment हो, चाहे वो raw material के तौर पे हो for critical drugs and medicines और generic pharmaceutical industry, चाहे वो बहुत सारी वैल्यू चेन का पार्ट हो, कहाँ कहाँ उसने कैप्चर कर रखा है, वो एक मेजर इश्यूज हैं। तो इस वजह से हमें अगर उससे एक्चुअल में डीकपल करना है तो उसके लिए हमें एक रणनीति एटलीस्ट तय कर लेनी चाहिए आज ही कि वो कैसे होगा आगे चल के। सो द वे आउट इज, इन ईस्ट एशिया there are certain policy things that we have come to see how they have essentially decoupled, and that can be a learning lesson for India also. We can go for import substitution, but it has to be combined with domestic efficiency. If protective import duties are programmed to decline from year-on-year basis and exposing local business to import rivalry bit by bit. कहने का मतलब, आप टैरिफ बैरियर्स क्रिएट कीजिए, अपनी प्रोटेक्शनिस्ट बैरियर्स टैरिफ्स लगाइए ताकि आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचा पाएं, पर साथ ही साथ इनके अंदर एक सनसेट क्लॉज जरूरी है। धीरे धीरे उनका एक्सपोजर कंपटीशन को जरूरी है, तभी जाके हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो अच्छे तरह से डिलीवर कर पाएगी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी हमने यही एक्सपीरियंस किया है कि जब तक तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा तो वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई, फिर प्राइवेटाइजेशन के बाद अच्छे से ग्रो कर रही है। तो एक कंपटीशन का स्पिरिट होना, एक एनिमल स्पिरिट होना मार्केट प्लेयर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो ग्रोथ के अंदर ठीक से अपनी भी काम करेंगे और कंट्री के लिए भी काम करेंगे, ठीक। सो ये एक एस्पेक्ट हो सकता है। Tariffs could also be tied to export targets, forcing Indian firms to perform better. Whatever strategy we adopt, अभी आपको लास्ट में कंक्लूजन किस तरह से करना है, whatever strategy we adopt for self-reliance to work, our economy must do well. हमने सिर्फ ट्रेड के बारे में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ट्रेड या ये कह लीजिए फॉरेन ट्रेड इज ओनली अ पार्ट ऑफ इंडियाज ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीन. It is not the whole of it. Now, just for the sake of that particular portion of India's foreign trade, or India's, for that matter, in that also a small particle of India's economic ties with China, we should not disturb the whole growth and development scene of India. ये जो है मंशा अगर आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे, पेपर में भी लिखेंगे, तो इससे आपके जो मार्क्स हैं वो ठीक रहेंगे. आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्टैंड इस पे लेने की ज़रूरत नहीं है. चाहे न्यूज़ मीडिया में जो भी हो, एक नेशनलिस्ट स्पिरिट के चलते ये सारी चीज़ें हमें बड़ी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया है. आप चाइनीज सामान बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, मैं कभी भी उसके हक में नहीं हूँ. शर्ट भी इंडियन पहनो, पैंट भी इंडियन पहनो, सब कुछ इंडियन पहनो, सब कुछ इंडियन यूज़ करो. धीरे धीरे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की तरफ चलते चले जाओ, ठीक, दैट इज़ वेरी गुड. बट इसका एक तरीका जो भी हो, उसमें जो ध्यान देने वाली जो कोर फोकस है वो लूज नहीं करना. दैट इज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दैट इज व्हाई द कॉल फॉर सेल्फ रिलायंट इंडियन इकोनॉमी इज बीइंग गिवन. Okay, and that is not only supposed to be just China free, we have to be getting economic freedom from many other countries as well, जिनके ऊपर आज हमारी एक डिपेंडेंसी बनी हुई है, चाहे वो कच्चे तेल को लेके हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, चाहे वो सोलर सेल के इंपोर्ट को लेके हो. तो ये जो हमारे अलग अलग एरियाज हैं, इनमें जब तक इंडियन कंपनीज खुद R&D इनोवेशन मॉडल्स लेके नहीं आएंगी, तब तक थोड़ा मुश्किल तो बना ही रहेगा. ठीक है, तो दिस वाज वन न्यूज आइटम, और इसके साथ रिलेटेड बहुत सारी चीजें आई, तो इनमें से प्रीलिम्स और मेंस को लेके आपको ये सारी चीजें जो हैं वो तैयार करनी है. देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम. And before moving on to the next news item, I would like to tell you there are two basic questions
which emerged out of the previous news item that we discussed, और वो बेसिक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन के एंड में हमने डिस्कस करने हैं. ठीक है, पहला तो ग्लोबलाइजेशन और सेल्फ रिलायंट इंडियन इकोनॉमी के स्टैंड पे है, और दूसरा इंडिया चाइना इकोनॉमिक टाइज के ऊपर मेंस का क्वेश्चन है, वो हम डिस्कस करेंगे. तो वो जो क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन है उसमें फैक्ट सारे यही रहेंगे, आंसर इनपुट्स यही रहेंगे, बस क्वेश्चन के हिसाब से आपने उसको डायरेक्ट कैसे करना है इस पे हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा. ठीक है, तो जो सेकंड न्यूज आइटम है अब उसकी तरफ बढ़ते हैं. What does the recent NCLAT ruling, liquidation of a firm under IBC hold precedence means? तो इसके बारे में हमने समझना है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लेके जो रीसेंट वर्डिक्ट आया है उसका मतलब क्या है. उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जैसे कि वाटरफॉल मैकेनिज्म, तो ये टर्मिनोलॉजी का कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको क्या क्या तैयार करना है, सो इसकी तरफ हम अब आगे बढ़ते हैं. नाउ इन दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम the conceptual and the factual things that we have to cover are as follows. तो पहली एस्पेक्ट तो है what the Supreme Court judgment says. तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड को लेकर जो जजमेंट आई है कहती क्या है, पहले उसका टेक्सचुअल रेफरेंस लेना है. The reason why we are taking up this particular thing is that direct question may be there in prelims on the basis of the statements which you generally get, statement number 1, 2, 3. So those statements you have to read particularly. So NCLT has ruled that liquidation process of a company under the insolvency bankruptcy code holds precedence over the outcome of an arbitration proceeding. ठीक है, if a corporate debtor is being liquidated, मतलब उसके अगर एसेट्स को बेच के पैसा लिया जा रहा है, निकाला जा रहा है, a creditor cannot claim superiority over other secured creditors. तो जो बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसने उनको पैसा दिया वो सुपीरियर नहीं है एज कंपेयर टू दी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स. अब ये जो नई कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये आपके पास आ जाता है. सिक्योर्ड क्रेडिटर ये कौन होता है, तो इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे अगली स्लाइड के अंदर. और आगे उन्होंने कहा है इन द सेम बैंड एंड दैट एवरीवन मस्ट रिसीव देयर फेयर शेयर बाय फॉलोइंग ए वाटरफॉल मैकेनिज्म ऑफ लिक्विडेशन. अब दूसरा जो कंसेप्चुअल एस्पेक्ट आपके लिए निकल के आता है वो है वाटरफॉल मैकेनिज्म. तो एक तो आपने स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 को एज इट इज याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी इसको एज अ रीसेंट अमेंडमेंट इन आईबीसी आप याद रख सकते हैं. दूसरा, यू हैव टू फोकस अपॉन द secured creditor, what are they and what is this waterfall mechanism. Okay, now as far as the waterfall mechanism of liquidation is concerned, essentially section 53 of insolvency bankruptcy code deals with this particular waterfall mechanism, which says that the topmost priority is given to costs related to liquidation. अगर कोई कंपनी को बेचना है तो बेचने में जो खर्चा आया पहले तो उसको प्रायोरिटी है. एंड ड्यूज ऑफ वर्कमैन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं उनको जो देना बाकी है वो सबसे पहले दिया जाएगा. द ड्यूज ऑफ द वर्कमैन इंक्लूड ऑल देयर सैलरीज, प्रोविडेंट, पेंशन, रिटायरमेंट एंड ग्रेट्युटी फंड्स. ठीक, और ये वर्कमैन ही हैं जो कि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के तौर पे भी सोचे जा सकते हैं. ठीक है जी, तो हमें दोनों चीजें क्लियर हो गई, वाटरफॉल मैकेनिज्म भी और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी. अगली न्यूज आइटम पे चलते हैं जो कि इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में अलग अलग तरीके से दिया गया. सो वन इज ए टाइम फॉर एम्पैथी एंड सेकेंड वॉज दैट इंडियन इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 4% इन 2021 एज फोरकास्टेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक. अब इसमें जो जीडीपी ग्रोथ के फिगर्स हैं ना उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. ध्यान आपने देना है एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर. आपको ये स्मरण होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको नजर आते हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस्ड होते हैं. 1, 2, 3 क्वेश्चंस ऐसे प्रीलिम्स के अंदर आमतौर पे रहेंगे. तो वो जो क्वेश्चंस हैं उनको पिकअप करने का भी यही हमारे पास एक जरिया है. जो अखबार में हमने वो इंस्टीट्यूशन देखा तो साथ ही साथ आपको ऑनलाइन रिसर्च कर लेनी है कि भाई वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है क्या, क्या करता है, कितने मेंबर्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन. So basic information about Asian Development Bank I'm sharing here with you. So it is a regional development bank established in December 1966. It has 68 members and India is a founding member. So this can be your prelim statement.
जापान होल्ड्स द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स इन एडीबी फॉलोड बाय यूएसए। तो यहाँ पे चाइना से आपको थोड़ा सा टसल करके दिखा सकते हैं। It aims to promote social and economic development of Asia and Pacific. Headquarters are in Manila, Philippines. इतना आपको बेसिकली याद रखना है। बाकी कॉन्ट्रैक्शन फिगर्स जो हैं उसकी प्रोजेक्शंस आ रही हैं फॉर इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 2021। सो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने अलग अलग प्रोजेक्शंस दी हैं, तो सारी की सारी प्रोजेक्शंस हमारे पास हैं। किसी को लगता है कि ब्रेनस्टीन हैज गिवन -7% जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया और जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन फॉर इंडिया। IMF is still positive about India's growth story, so it has put +1.9%. Yeah, and the others are also given. So you don't have to remember them for your prelims, just to get a fair deal of idea that where different international financial institutions are projecting in terms of India's growth story. Next thing that was important in the last week's current affair in terms of Indian economy is this article: skilling can be a way out of the current economic crisis. This was in Financial Express. So in this particular article, we had to focus on why skill development is important for India. इस तरह का अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें आप 150 शब्दों के अंदर क्या लिखेंगे, ये हमारा एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे लिखना हो तो बहुत अच्छा है, बड़ा आसान है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत होता है इन चीज़ों के लिए। लेकिन 150 वर्ड्स में व्हाट शुड यू राइट, तो उसका एक बेसिक सा आर्किटेक्चर है। So India right now has around 64% of the population in the working age group, and therefore it is important to get them to work, because unless and until this happens, the dependency ratio increases and we are not able to get demographic dividend. Rather, we are in for a demographic shock. Now, when we say that we need to have skill development, essentially it helps India in ensuring the demographic dividend, ताकि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उससे जो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट निकल के आ सकता है वो निकले। इट हेल्प्स इन सेक्टोरल मोबिलाइजेशन, सो दैट इज पीपल कैन मूव फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज दैट आर मोर वैल्यू एडिशन ओरिएंटेड इन नेचर, एंड इट वुड प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट सिनेरियोज, बिकॉज whether the person is working even in tertiary sector, then being there with higher skill, he can better move to a higher paid job within that particular tertiary services that he is involved in. Okay. Now, the current employment and skill scenario of India. From mains perspective, I have gathered a few facts for you, and which will help you in 360-degree coverage of this particular issue which has come in newspaper. Newspaper के अंदर ये डेटा नहीं था तो हमने इसको add on किया है, ठीक है। So in India, only 1.8% of the population reported receiving formal vocational or technical training, while 5.6% reported receiving informal vocational training in the 2017-18 periodic labor force survey, which was conducted at that point by National Sample Survey Office. आज इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसको क्या बोलते हैं हम, NSO, National Statistical Office और ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली CSO और NSSO को मर्ज करके 2019 के अंदर एक बॉडी बना लिया गया था, दैट वाज NSO, ठीक है। A minimum of 10 million new job seekers enter the job market every year. The unemployment reached 34% among the 20 to 24 year age group in the first quarter of 2019. This is some kind of data that we have with respect to the employment scenario in India right now. And with respect to skill, now let's look at this percentage population that received formal vocational or technical training across age groups. So 15 to 29 age group has maximum formal training available. So this bluish color represents male population and the greenish color represents the female population. So in the young age group, they have higher vocational training. Similarly, in the 30 to 39 bracket, they have the higher vocational training. Then in the other two brackets from 40 to 59, they have lower as compared to men. So this may be the people who got education, let's say 20 years from now. So next, formally trained population which were out of the labor force. अब ये लोग vocationally skilled हैं, लेकिन ये जॉब मार्केट का पार्ट नहीं बनते, लेबर फोर्स में ऐड नहीं होते। तो विमेन यहाँ पे फिर सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पे भी है। आप देखिए करीब करीब सभी एज ग्रुप्स के अंदर ये हालचाल है। वोकेशनल ट्रेनिंग के बावजूद ये जॉब मार्केट में नहीं आ पाते, ये पैट्रियार्कल सोसाइटीज का एक कारण हो सकता है।
अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? सो वी हैव स्टार्टेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2014 दैट हैज बीन सेट अप, एंड राइट नाउ वी आर working in a mission mode to develop skills via Skill India Mission. And this particular campaign has 3 subcomponents. One is the Skill Development Mission, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, and Skill Loan Scheme. ये 3 components हैं, prelims के लिए याद रखने हैं, ठीक? और National Skill Development Council जो है वो इस सारी चीज़ों को coordinate कर रहा है. So these were the things with respect to skill development. अब जो एक बहुत अच्छा एक रिफॉर्म अभी रिसेंटली हुआ है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, इन द एनर्जी सेक्टर इन पर्टिकुलर, दैट इज द कोल सेक्टर रिफॉर्म. सो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवरेज दिया, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, हिंदू, लाइव मिनट, ऑलमोस्ट एवरी न्यूज़पेपर टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर कोल सेक्टर रिफॉर्म व्हेन द प्राइम मिनिस्टर किक स्टार्टेड वर्चुअल ऑक्शन ऑफ 41 कोल ब्लॉक्स recently. So what was this all about? Now, the nationalization of coal was basically done in 1973. आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1973 की स्टेटमेंट अगर मैं याद करूं तो उसमें ये इस तरह से किया गया था, that was nationalized. Only public sector enterprises would be there into coal mining. In 2014, coal blocks for captive use allotted by earlier regime, that means the previous governments, had been struck down by the Supreme Court on charges of illegality. तो जो कैप्टिव माइनिंग थी, मैं कहने का मतलब अगर कोई आपका थर्मल पावर प्लांट है या कोई और स्टील इंडस्ट्री है, तो आप अगर एक कोल माइन से एनर्जी कोल लेके और आगे उसको एनर्जी जनरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो दैट वाज अलाउड फॉर यू. ओके, ए ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म वाज सेट इन प्लेस through a legislation, that is Coal Mines Special Provisions Act 2015, to return these blocks back to the इंडस्ट्रीज वाया ऑक्शंस. तो आपको याद होगा कोल ब्लॉक स्कैम के अंदर उन्होंने इवन हमारे जो पिछले प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी नाम इन्वॉल्व किया था, दैट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह. तो लेकिन फिर 2015 में ये एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन आया जिसके थ्रू ट्रांसपेरेंट कोल ब्लॉक्स की ऑक्शन अवेलेबल करने का एक सिस्टम बनाया गया. टुडे इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल विद इट्स रिकॉर्ड 729 million ton production in 2019-2020. बैक इन द डे तब हमारे पास कोल की एक स्कैर्सिटी रहती थी, आज लेकिन ऐसा नहीं है. बैक इन द डे एक हफ्ते तक का मैक्सिमम कोल कवरेज होता था जो थर्मल पावर प्लांट्स थे उनके पास, लेकिन आज एक महीने तक का कोल कवरेज हम लेके चलते हैं. Now the coal stocks at thermal power plants have risen to its highest ever, which is 30 days, as we just discussed. पर आज भी 251 metric tons of coal were imported in 2019-2020, which were of a value 1,58,865 crore, despite having the 5th largest reserves in the world. इसका एक कारण है, Indian coal has lesser amount of carbon content, around 40% carbon content, and as per the environmental norms, we require 65% carbon content in the coal to be able to use it in the thermal power plant so that the emissions are under control in terms of carbon dioxide and carbon monoxide and other gases. Now, for this purpose, what we do, we generally import high-grade coal, that means 90% carbon kind of coal from Australia, and then we mix it with the Indian coal and then utilize it in the thermal power plants, so taking the overall carbon content percentage to somewhere near 65% and then being able to use it. Now what we are trying to do is, now we are trying to explore more coal within India, better quality coal in India, and we are trying to have international investments also coming into this coal mining sector. That is why much more reform is needed here, and that's why the privatization of the coal sector is now taking place through this coal sector reform which the government has started. So in June 2020, open auction of mines was approved to the private sector without any restrictions by the government, and it's an epoch-making development. It's a paradigm shift. Why? Because of the following reasons. One, global coal mining firms which were so far forbidden from mining in India, now they can come into India. Second, Indian industry can invest in a commodity business where domestic supply falls short of the demand, opening up an opportunity to substitute 135 metric ton of coal imports. तो हमारे भी प्राइवेट प्लेयर्स अब इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे. तीसरा, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड ए मोर इक्विटेबल सिस्टम ऑफ शेयरिंग रेवेन्यूज, मूविंग अवे फ्रॉम फिक्स्ड रेट्स दैट वाज
रुपीस पर टन। ये पहले हमारा इस तरह से होता था कि आपने अगर 1 टन कोयला निकाला है तो इतने रुपए आपको सरकार को देने पड़ेंगे, वेइंग स्केल्स लगे हुए हैं, जैसे ट्रक निकला ठीक है जी टैक्स जमा कराओ, एक पर्टिकुलर फीस दो, फिर आप आगे लेके जाओगे। अब वैसा नहीं है। टू एन एड वोलरम सिस्टम, एड वोलरम सिस्टम के अंदर जितनी आपकी कंपनी की रेवेन्यूज आ रही हैं उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट को शेयर देना है। सो इसका मतलब क्या हुआ, सो व्हेन द प्राइसेस गो अप द माइनर शेयर्स मोर विद द गवर्नमेंट एंड इफ द decrease is there in the prices, the minor will share less with the government। तो जैसे जैसे उसकी रेवेन्यू होगी तो रेवेन्यू शेयरिंग मैकेनिज्म है इंस्टेड ऑफ per ton rupees fees। Okay, fourth is the coal ministry has simplified the process of mining plan approval process from 90 days to 30 days। पहले आपने सुना होगा एक NGT के थ्रू कहीं ना कहीं रोक लग जाती थी या कुछ और एक प्रोसेस में कमी रखने की वजह से बहुत टाइम लगता था माइनिंग शुरू करने में और माइन खरीदने के बीच के अंदर। 90 दिन तो कहा जाता है लेकिन इससे भी ज्यादा टाइम कई बार लग जाता था, तो अब उसको कम करके 30 दिन पे लेके आए हैं। सो दैट विल बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कोल इंडस्ट्री। नेक्स्ट जो हमारे लिए न्यूज आइटम है दैट इज इंडियाज गैस एक्सचेंज। सो ये भी एनर्जी सेक्टर के साथ रिलेटेड ही है। सो व्हाट वी हैव डन, इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट गैस एक्सचेंज with the name IGX, that is Indian Gas Exchange। So it is a digital trading platform for gas, okay? And इसके बारे में कुछ, अब this is a factual thing, इसमें conceptual नहीं है, prelims के अंदर इसको factually carry करना है हमने। So this is a platform that will allow buyers and sellers of natural gas to trade both in spot market and in forward market for imported natural gas across 3 hubs। Imported, not domestic, ध्यान देने वाली बात है। कौन से हब्स में है, दहेज एंड हजीरा इन गुजरात एंड काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। अब ये तो हो गया इसमें से निकले हुए फैक्चुअल डेटा की बात, लेकिन इन्होंने 2 मार्केट्स का नाम लिया, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। अभी आपके कंसेप्चुअल एरियाज हैं जो प्रीलिम्स के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम। सो स्पॉट मार्केट इज अ पब्लिक फाइनेंशियल मार्केट विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कमोडिटीज आर ट्रेडेड फॉर इमीडिएट डिलीवरी। आप आए, पैसे दिए और लेके गए, दैट इज स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट इज एन ओवर द काउंटर मार्केट दैट सेट्स द प्राइस ऑफ ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एन एसेट फॉर फ्यूचर डिलीवरी। यहां पे अभी चीजें नहीं खरीदी या बेची जाएंगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाद में हम तय कर लेंगे कि इस तारीख को आपको ये पर्टिकुलर चीज मिलेगी। सो कंसेप्चुअल लेवल पे आपको ये इसमें से कवर करना है, ठीक। आईजीएक्स के बारे में ही, लाइक आई पॉइंटेड आउट, domestically produced natural gas will not be sold on this particular exchange। Again, a factual data that you have to cover. The price of domestically produced natural gas is decided by the government. The domestically produced gas currently accounts for less than half of India's consumption, natural gas consumption. Imported is more than that. Okay, तो ये आपने ध्यान रखना है। And India's import dependence is even greater today. Why? They are set to become larger proportion of domestic gas consumption as India moves to increase the proportion of natural gas in the energy basket from 6.2% to 15% by 2030। तो हम ये चाहते हैं कि कोल, गैस, देन फॉसिल फ्यूल, इन जो पेट्रोल डीजल हैं, तो इनमें से अब जो गैस की प्रोपोर्शन है वो थोड़ी और बढ़ जाए बिकॉज एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। इवन इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स यू आर यूजिंग इट कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, सर्टेन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो इससे पहले लिए जा चुके हैं इसी गैस सेक्टर के साथ रिलेटेड, तो वो भी मैंने आपको साथ में डेटा दे दिया है। तो आप प्रेजेंटेशन के अंदर जो पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहां से ये डेटा आप टेकअप कर सकते हैं। सो देयर इज ऑलरेडी अ पॉलिसी, नेल्प, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर एंड डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप वाटर ब्लॉक्स, तो इनके बारे में गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑलरेडी ले चुका है अंडर द नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। एंड India has long-term gas contracts with many countries like Qatar, Australia, Russia, etc. And many investments have been made abroad in the gas blocks as well. So this is just a data of what the government has done in terms of gas. So you can just read it for your means answer writing process. And various ongoing projects are there in terms of gas. For example, Urja Ganga. तो prelims में ये वाली चीजें फिर से एक्टिवेट हो जाती हैं। आपने इनके बारे में पहले पढ़ा होगा जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इनके बारे में बात की जा रही थी, आई एम श्योर, तो उनको आपने रिवाइज कर लेना है। ऊर्जा गंगा, ईस्टर्न इंडिया ग्रिड, इंद्रधनुष प्रोजेक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड
धामरा दहेज पाइपलाइन, तो इसकी जो ज्योग्राफिकल मैपिंग है वो आपने बना लेनी है इसी स्लाइड के अंदर कि ये कहाँ कहाँ पे ये चीजें हैं। कोल गैसिफिकेशन एंड CBM, दैट इज कोल बेड मीथेन पॉलिसी। तो ये वाले जो एरियाज हैं दिस हैव ऑलरेडी हैपेंड अर्लियर, तो इनको हम इस लेक्चर के अंदर तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा मानना है मेरा कि आपने, अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हो तो इनके बारे में पढ़ा होगा, तो इनको आपने फिर से एक बार देख लेना है। अगर आपको इसका कोई एक ऑथेंटिक रिसोर्स चाहिए इनके बारे में, सो द बेस्ट रिसोर्स फॉर यू फॉर दीज थिंग्स कैन बी PIB वेबसाइट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो आप जस्ट ये कोई भी एक टर्म डालिए ऊर्जा गंगा और साथ में डालिए PIB, तो आपको एक अच्छा सा उसको लेके ड्राफ्ट मिल जाएगा जिसमें लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उसके बारे में आपको मिल जाएगी, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 25 schemes to be pooled together to give migrant workers in 116 districts across 6 states certain kind of jobs. So government has launched another yojana for them. So this is called Gareeb Kalyan Rozgar Abhiyan. तो अभी क्या है कि हमारे बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं दे आर फेसिंग रिवर्स माइग्रेशन एंड for them this particular scheme has been launched. So what is there? So government of India has decided to launch a rural public works scheme, that is Gareeb Kalyan Rozgar Abhiyan, through video conferencing from the village. अब कहाँ से launch किया? Telihar in Khagaria district of Bihar on 20th June 2020. तो आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, प्लेस का नाम याद रखना है, बिहार याद रखना है, डेट कोई बात नहीं, वैसे आसान है, 20 जून 2020। T20 के समर्थक तो हैं ही आप लोग। Now beneficiaries who will be benefited from this particular scheme, जैसे मैंने कहा कोई भी स्कीम तैयार करनी हो तो ये 2-4 चीजें हैं जो देखने वाली होती हैं। So scheme will empower and provide livelihood opportunities to the returnee migrant workers and rural citizens who have returned to their home states due to COVID-19 induced lockdown. अब इनको सीधा सीधा तो हम लिस्टें नहीं बनाएंगे, बस जो आएगा उसको दे देंगे। Duration and outlay. This campaign will work in mission mode for 125 days with an outlay of around 50,000 crore rupees. तो ये एक short term orientation की स्कीम है। Coverages for 116 districts across 6 states. तो कौन से 6 states में ये लागू हो रही है, ये प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, झारखंड एंड ओडिशा। ठीक, सो दे हैव बीन चोजन फॉर दिस कैंपेन। और ये आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन प्री में पूछ सकते हैं, शायद कुछ अलग स्टेट्स डाल के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करें, तो ध्यान रखना है। द अभियान विल बी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बिटवीन 12 मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो कहीं पे उसमें ऐसे लिख दें कि दिस विल बी टेकन केयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो फिर वो गलत होगा। 12 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है तो आपको 12 के नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कभी एक मिनिस्ट्री का अगर नाम लेके आपको भूलें या गुमराह करने की कोशिश की जाए तो ध्यान रखना है। द विलेजेस विल ज्वाइन दिस प्रोग्राम थ्रू Common Service Center and Krishi Vigyan Kendras, maintaining the norms of social distancing in the wake of pandemic. अब conceptual level पे जो आपके लिए important हो जाता है, that is Common Service Center and कृषि विज्ञान केंद्र। आई एम श्योर कि इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको एक बार दोबारा से इस न्यूज आइटम की वजह से रिवाइज करना है। जो गिवन स्पेस है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं अपनी तरफ से, बिकॉज आई ट्रीट दिस लाइक अ क्लास। यू ऑल हु आर वॉचिंग इट आर माई स्टूडेंट्स राइट नाउ। सो आपको इनके बारे में रिसर्च करके खाली जगह पे साथ ही साथ लिख लेना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज OPEC प्लस पुशेस फॉर कंप्लायंस अनडिसाइडेड ऑन ऑयल कट एक्सटेंशंस एक्सेट्रा। अब ऑयल के जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। हालांकि इंडिया में तो पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस में ऑयल के प्राइसेस जो हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस, वो कम हो रहे हैं एज इट इज। अब उन कम हो रहे प्राइसेस को अगर हमने ठीक करना है तो सप्लाई लाइंस को थोड़ा कट करने की बात हो रही है, लेकिन एसेंशियली वो हमारे लिए इतना कंसर्न नहीं है प्री के लिए। कंसेप्चुअल लेवल पे कंसर्न इज OPEC प्लस मेंबर्स। OPEC के बारे में हमें पता है, तो OPEC प्लस में क्या क्या आता है। सो करीब हमारे पास ये कंट्रीज हैं जो OPEC प्लस में हमने कवर करनी है। देयर इज रशिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, देन देयर इज ओमान, साउथ सुडान एंड सुडान। सो दीज आर द मेंबर्स व्हिच आर देयर इन OPEC प्लस। तो वो कौन कौन से मेंबर्स हैं जो OPEC से अलहदा हैं, उनकी ये बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। देन there is another small news item that we have to think about is FDI inflows in India. तो इसको लेके कुछ ना कुछ आता रहता है। अब जो है लेटेस्ट, there is a World Investment Report. Now reports are very important for your prelims, you know it.
ठीक है. So this is given by UNCTAD, that is UN Conference on Trade and Development, and the report is called World Investment Report 2020. What it points out is that there's a trend in foreign direct investment worldwide, okay, at the regional and country level, emerging measures to improve contribution to development. ये इसका फोकस एरिया है. अब इंडिया में लेके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के क्या हाल चाल हैं जो इस रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं, तो वो भी देख लेते हैं. So India jumped from 12th position in 2018 to 9th position in 2019 amongst the recipients of FDI in the world. So we are the 9th largest recipient of FDI in the world. And FDI inflows into India jumped 20% in 2019 to $51 billion. Okay. चाइना वाला एंगल भी है इसके अंदर, ध्यान रखना. The report also observed that FDI into India may decline sharply in 2020 because of the COVID-19 pandemic, which is very much certain because lockdown के चलते इंडस्ट्रीज तो बहुत अच्छे से नहीं वर्कआउट कर पा रही हैं. नेक्स्ट जो है, why household saving going up might be or might not be a good news or might be a bad news. तो ये इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज है कि अगर हाउस होल्ड सेविंग बढ़ रही है तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है या नहीं, इसको लेके कंसर्न दर्ज किया गया है. और ये कंसर्न बड़ा जायज़ है. आप कोई साइकिल अगर याद है, सो नेशनल इनकम अगर ज़्यादा हो तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो सकती है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो तो सेविंग ज़्यादा हो सकती है, सेविंग ज़्यादा हो तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो तो फिर नेशनल इनकम भी ज़्यादा हो सकती है. अब क्या है कि अगर हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स ज़्यादा हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने के चांस तो हैं, लेकिन आजकल का जो एनवायरनमेंट है हमारा वो पैंडेमिक का है, तो उसकी वजह से लोगों का जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज होता है. तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं कर रहे, सेविंग के पास ही इधर पैसा जो है वो ज्यादा जमा होता चला जा रहा है. सेविंग्स इंडिया में 3 तरीके से क्लासिफाई होती हैं. एक है हाउस होल्ड सेक्टर, एक है प्राइवेट सेक्टर और तीसरा है पब्लिक सेक्टर. और ये इसी ऑर्डर में भी है. हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग्स आर मोर देन प्राइवेट सेक्टर सेविंग्स आर मोर देन public sector savings. So this is the order of savings in India. Savings are generally called deferred consumption, तो उस हिसाब से आपने इसको समझना है. So how much more deferment is going to happen, and accordingly it is going to affect the demand part and accordingly the supply part and the overall investment and growth cycle which we just discussed, है ना. तो सारा इफेक्ट होगा. तो देखते हैं. सो नेट फाइनेंशियल एसेट्स, पहले तो कंसेप्चुअल लेवल पे बात करते हैं. सो दे आर द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस फाइनेंशियल एसेट्स एंड द फाइनेंशियल लायबिलिटीज, दैट इज द बोरोइंग. तो एक बंदे ने एक ओवरऑल अपने डिपॉजिट्स या इन्वेस्टमेंट्स कितने क्रिएट कर रखे हैं माइनस उसके बोरोइंग्स कितने हैं. इसको जब हम बैलेंस आउट करेंगे तो दैट विल बिकम द नेट फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन. तो लेट्स से 10 लाख सेविंग अकाउंट में 1 लाख का लोन ले रखा है, तो 9 लाख का नेट फाइनेंशियल एसेट बन गया. According to the Reserve Bank of India, recent quarterly estimates of households' financial assets and liabilities, the net financial assets of Indian households rose to 7.7% of GDP in the financial year 2019-20. अब ये इससे और ज़्यादा बढ़ने के भी chances हैं. The rise in net financial assets was accompanied by decline in bank borrowing by households. तो अपने पास savings ज़्यादा हैं लेकिन आगे से हम लोन उतना नहीं ले रहे, ठीक. The decline in bank borrowing by households is a reflection of slowdown in the economy and risk aversion of the banks. तो 2 चीजों का रिफ्लेक्शन है, slowdown and risk aversion. अगर अकेला एक दिया जाएगा तो गलत होगा, ठीक है. फिल्म्स में ध्यान रखना, हो सकता है दोनों चीजें आपको एक ही एस्पेक्ट में डाल के ये क्वेश्चन ही बन जाए. Then there is a possibility that households may use their savings due to lags in the pickup of economic activity post COVID-19 lockdown. तो बहुत सारे घरों को अपने जो पैसे बचत करके रखे थे वो शायद यूज करने पड़े. This may cause financial surplus savings of households to decrease in coming days. तो उसमें से सेविंग्स जो है वो कम हो जाएंगी, फिर आगे जाके इन्वेस्टमेंट और मुश्किल होगी. And this may decrease the investment which may further add to the economic slowdown. तो बस वही चीज है. साइकिल के ऊपर मैं फिर से लेके जाता हूं आपको. नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड देन अगेन ग्रोथ इन नेशनल इनकम. तो ये साइकिल जहां पे भी टूटेगा वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी. तो ये कोविड-19 के चलते इस तरह की प्रॉब्लम की बात की जा रही है, लेकिन कंसेप्चुअल लेवल पे यू शुड नो नेशनल, जो हमने नेट फाइनेंशियल एसेट की बात की अभी. Then, after request from many countries, RBI may take payment system abroad. So this was another thing.
कि हमारा जो पेमेंट सिस्टम्स हैं जो आरबीआई ने डेवलप किए हैं उसको अब इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने की बात हो रही थी पिछले हफ्ते. Now the RBI has received requests from abroad for implementing payment systems like CTS, that is Check Truncation System, National Electronic Fund Transfer, Unified Payment Interface, and Messaging Solution. The availability of low-cost innovative digital payment products in India has led to many countries in expressing their interest towards this particular products. उनको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट का खर्चा कितना आता है इसमें. Currently, there are no RBI authorized payment system operators providing payment services outside India. Prelims के लिए ये याद रखना है. Again, factual input है. However, cross-country cooperation with Bhutan with respect to CTS, National Automated Clearing House, and NEFT. NEFT is also available for one-way transfer from India to Nepal. तो भूटान और नेपाल के अंदर नेफ्ट और CTS अलग अलग लेवल पे हमारे पास अवेलेबल हैं. अदरवाइज इंटरनेशनली हमारा कोई ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं है. Now efforts have been made to increase and widen the scope, coverage and usage. 3 चीजें हैं. स्कोप, ये मीन्स के एंगल से ध्यान रखने वाली चीजें होती हैं. स्कोप, कवरेज एंड यूजेज. जब भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आप तैयार करते हो ना इकोनॉमिक्स में, जैसे आप कोई रुपे कार्ड, यूपीआई, भीम, कुछ भी ऐप डेवलप कर रहे हो जिससे हम चाहते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन इकोनॉमी में बढ़े, तो ये 3 फंडामेंटल चीजें हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है. पहला है स्कोप, दूसरा है कवरेज और तीसरा है यूजेज. लोग यूज भी करें भाई, नहीं तो फायदा क्या है, फिर भी कैश पे चल रहा काम तो बात नहीं बनेगी. या and UPI to enhance their brand value internationally. So these 3 things go into increasing the brand value of these particular products or solutions. What are the issues involved? So there is over dependence on foreign funds through digital payments, which may lead to possible liquidity risk issues in India. तो अगर कोई फॉरेन करेंसी में या फॉरेन फंड्स के अंदर ट्रांजैक्शन होती है तो उधर थोड़ा सा ट्रबल रहता है. देन डिफरेंट टाइम जोन्स में पोज अ रिस्क इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स. आप सोच रहे थे कि आपने अभी करनी है पेमेंट, पे इमीडिएटली, है ना, लेकिन टाइम जोन में इशू है तो दैट कैन बी अ ट्रबल. यू हैव टू मैप इट अकॉर्डिंगली. अभी तो सारी IST के हिसाब से ही है, पर आप अगर बैंक में चेक करते हैं, कुछ पे करने लगते हैं तो वो टाइम पूछता है कि अभी करनी है या शेड्यूल लेटर, तो अकॉर्डिंगली वो एक ट्रबल हो सकता है. Now, what is the scenario with respect to digital payments in India? Means के हिसाब से हमें इसमें से क्या देखना है? So India's growing use of retail digital payments indicates a shift in relationship with cash. It is a shift in relationship with cash as to how we use it. According to RBI, digital payments in the country have witnessed a growth of 61% and 19% in terms of volume and value. तो value terms में 19% का increase है, वॉल्यूम टर्म्स में 61% नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस डिजिटल जा रही हैं, ज्यादा बढ़ रही हैं. द वैल्यू ऑफ डिजिटल पेमेंट्स एज टू GDP हैज आल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 66% टू 86%, ओके, इन 2018-19. द पॉइंट ऑफ सेल, POS मशीन जिसमें आप कार्ड स्वैप करते हैं, टर्मिनल्स ग्रू एट ए रेट ऑफ 35%. सो आपको बेसिकली इसमें से मीन्स के लिए एक आपको हैमरिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं कि हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है वो एक्चुअल में ग्रोथ कर रही है, उसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं. ठीक है ना, इसको उस तरह से यूज करना है. रट्टा मारने नहीं बैठना कि अच्छा पहले इतने % था अब इतने % है. बी केयरफुल. ओके, नाउ कुछ मैंने, अब ये तो हो गई न्यूज. अब कंसेप्चुअल लेवल पे ना हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे UPI क्या होता है या फिर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है. तो मैंने इसी प्रेजेंटेशन के अंदर इसका डेटा आपको अवेलेबल करा दिया है और आई वांट कि आप इसको पढ़ो. इसमें डिटेल में हमारे डिस्कशन लायक कुछ नहीं है. दिस इज फैक्चुअल एंड कंसेप्चुअल बोथ इंटीग्रेटेड. यू मस्ट हैव ऑलरेडी लर्न. दिस इज नॉट करंट अफेयर्स, दिस इज स्टैटिक एज इट इज. सो रुपे कार्ड स्कीम, यू नो, देन अदर सिस्टम्स लाइक CTS एंड नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस जिसकी बात पीछे हुई, तो उनके बारे में जो कंसेप्चुअल बेस था आई हैव प्रोवाइडेड एंड यू मस्ट गो थ्रू इट वंस. आगे आने वाली अब जो न्यूज आइटम्स हैं इसके बाद जो छोटी छोटी हैं, मैं ये आपसे अपेक्षा करता हूं कि ये आप आराम से पढ़ सकते हैं. इसमें सिर्फ आपको फोकस पॉइंट्स मैं अपनी तरफ से दूंगा, क्योंकि अगर मैं भी उस साइड पे ये वीडियो देख रहा होता तो शायद इनकी डिटेल सुनने में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं होगा. तो मैं इसी वजह से यहाँ इस तरफ से भी आपके साथ इनकी डिटेल्स बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं लेके जाऊंगा.
क्योंकि अल्टीमेटली मेरी ये समझ है कि आप इसका प्रेजेंटेशन तो निकाल के आप पढ़ेंगे ही, तो ये उसी में कवर हो जाएगी। इसको डिस्कस करने वाली बहुत ज्यादा बात या समझने वाली इतनी नहीं है। इसको बस आप एक रीडिंग दीजिए, कर्सरी रीडिंग, एंड दैट शुड डू इट फॉर यू। ओके, इट्स इजी थिंग। So Asian Infrastructure Investment Bank was in news. So regarding that, certain information I have provided. So you must go through it. Headquarters कहाँ है, बीजिंग में है, और कौन-कौन से इसके members हैं। India joined AIIB in 2016. तो जो highlighted facts हैं उनको ध्यान रखना है। So further 14 of the G20 nations are in AIIB, not all of them. Okay. Then नेक्स्ट MPLAD स्कीम के बारे में एक आर्टिकल था हिंदू के अंदर कि इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, क्योंकि MPLAD को अभी सस्पेंड किया गया है फॉर अ व्हाइल, है ना। तो 2 साल के लिए सस्पेंड किया, 2020-21 और 21-22 के लिए। तो लेकिन इससे जो एक पर्टिकुलर फंडिंग है विद रिस्पेक्ट टू SC, ST एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल, वो थोड़ी सी स्ट्रेस होगी, तो उस पर एक ध्यान देने वाली बात थी। और जो MPLAD स्कीम है उसके बारे में कंसेप्चुअल लेवल पे आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम है क्या, ठीक है। दैट वाज द आइडिया। देन जल जीवन मिशन, इसकी बात की गई। तो जल शक्ति मंत्रालय ने अब जो रिटर्निंग लेबर थी, जो माइग्रेंट लेबर है, अब उनको यहाँ पे काम लगाने के लिए एक जल जीवन मिशन शुरुआत किया है फॉर द लेबर रिटर्निंग टू देयर होम स्टेट्स ड्यू टू COVID-19, and so they will be deployed in this Jal Jeevan mission, where our aim is to provide piped drinking water for all by 2024 in rural households, and Jal Shakti Ministry will be the nodal ministry for the implementation of this particular scheme, and it envisages supply of 55 liters of water per person per day to every rural household. It is per person per day, not per household. Okay. So in the form of functional tap connections by 2024. So this is the target of the scheme, and it focuses on integrated demand and supply side management of water at the local level, and it will focus on creation of local infrastructure as well. तो ये भी सिंपल कर्सरी रीडिंग देने वाली ही कंसर्न्स हैं। कोई भी मशीन है, उस जो मिशन है या कोई स्कीम आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें फंडिंग पैटर्न के ऊपर भी हमेशा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे द फंडिंग पैटर्न है सेंटर एंड स्टेट्स विल बी पुटिंग अप 90:10 kind of funds, and for Himalayan and northeastern states this is the ratio, and 50-50 for other states, and 100% for union territories will be funded by the center. So these are called centrally sponsored schemes, as you already know it, जिसमें एक shared resources के level पे काम होता है, and the total allocation of the scheme is rupees 3 lakh crore. So these kind of things just go through cursory reading, not much to debate or discuss about it. Okay, अब हम इस लेक्चर के अंत में आ जाते हैं, मेंस क्वेश्चंस। तो जितने भी इश्यूज करंट अफेयर में हाईलाइटेड रहे, उनके ऊपर बेस कुछ मेंस क्वेश्चंस हैं जो हमें अब डिस्कस करने हैं कि आपको किस तरह से उनको सोचना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, किस तरह से उसके आंसर लिखने चाहिए, उसकी डायरेक्शंस मैं आपको दूंगा। और हमारा इस पर्टिकुलर जो करंट अफेयर प्रोग्राम है, इसमें वीकेंड पे संडे को एक टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं। उस टेस्ट के अंदर प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी रहेंगे और मेंस के क्वेश्चन भी रहते हैं, जैसे कि आपको मालूम है। और प्रीलिम्स के अंदर जो बच्चे बहुत अच्छे से स्कोर कर रहे हैं, उनके जो ये मेंस क्वेश्चंस के आंसर हैं, वो हम जो यहाँ चेतन भारत लर्निंग में जो टीचिंग स्टाफ है, हम खुद चेक करेंगे, ठीक। लेकिन जो टॉप 100 या टॉप 50 जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे भी हम डिसाइड करेंगे, वो स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं, जो मेंस के ये आंसर शीट्स हैं, वो हम चेक करके इवैल्यूएट करके आपको भेजेंगे। दैट इज आवर क्राइटेरियन हियर, ठीक है। सो क्वेश्चंस जो है, अब इसकी डायरेक्शन सबको मिल जाएंगी, कैसे आपको करना है। आपने अपने लेवल पे अटेम्प्ट करना है। जो डेटा इसके लिए रिक्वायर्ड होगा वो पॉइंट्स मैं पीछे आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। एसेंशियली हर क्वेश्चन में हमने यूपीएससी के अंदर ये समझना होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बजाय इसके कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या पता है। तो आंसर में जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो वो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हो, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन के अंदर जब भी आप उसको आंसर देने की कोशिश करें तो 3 कोर पार्ट्स हैं। वन इज द कीवर्ड, अदर इज कॉन्टेक्स्ट एंड अदर इज डायरेक्टिव। तो ये 3 पार्ट्स हैं जो हर एक क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखने हैं पहले, उसके बाद आपने आंसर लिखना शुरू करना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो पढ़ते पढ़ते ये समझ आ जाएगा कि ये सब होता क्या है। कीवर्ड इज एसेंशियली अबाउट व्हाट द इंफॉर्मेशन शुड फ्लो इन योर आंसर।
Context is the context in which the information should flow within the answer, whether it is Indian economy, US economy, etc. Directive is how the information should flow in the answer. ठीक है जी, दोबारा रिपीट करता हूं, जो लिखना चाहते हैं लिख लें. Keyword is about what the information should flow in the answer. Context is in what context the information should flow in the answer. Rural, urban, India, US, world economy, ऐसे. Directive is how the information should flow about that answer. अब पहला क्वेश्चन लेते हैं. 21st century trade is marked by deep integration in production, distribution, exchange and consumption at global level. In this context, what meaning does India's call for self-reliant economy carry? Critically examine. तो इस क्वेश्चन में से हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? डीप इंटीग्रेशन इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कॉम्पोजिशन एट ग्लोबल लेवल. सो मार्केट के अंदर जो एक ग्लोबल मार्केट के अंदर इंटीग्रेशन है, दैट इज द कॉन्टेक्स्ट. देन इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट मीनिंग डज इंडियाज कॉल फॉर ए सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी कैरी? तो हमारे लिए कीवर्ड क्या हुआ इस पूरे क्वेश्चन के अंदर? सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी. ओके, और उसका मीनिंग क्या है? हमने फोकस इस पे करना है. सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी और ये जो एक डीप इंटीग्रेशन है, ये दोनों ही कंटेक्चुअल पैरेलल्स में काम कर रहे हैं, है ना. सो मतलब क्या है हमारा ये सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी? जब हम बोलते हैं व्हाट इज द मीनिंग, अगर मैं यहां पे पता है कीवर्ड को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? उसको अगर आप रिप्लेस कर दोगे सारे क्वेश्चन की सेंस ही बदल जाएगी. अगर मैं मीनिंग की जगह पे लिख दूं सिग्निफिकेंस, तो क्या आपका आंसर डिफरेंट नहीं हो जाएगा? अगर मैं यहां डाल दूं रैशनैलिटी, तो आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाएगा. ठीक, अगर मैं डाल दूं कंसर्न्स, तो बिल्कुल क्वेश्चन चेंज हो जाएगा. तो कीवर्ड है मीनिंग. व्हाट मीनिंग डज इंडियाज कॉल फॉर सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी कैरी? जब हम बोलते हैं कि सारा कुछ कनेक्टेड है, तो फिर ऐसे में इंडिया का ये कहने के पीछे मूल भाव क्या है? इसको करना क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन. दिस इज द डायरेक्टिव. अब ना हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, लेकिन कोई समझाता नहीं कि ये डायरेक्टिव क्या होता है. ये क्रिटिकली एग्जामिन में करना क्या है, और अगर यहाँ पे एनालाइज लिखा होता तो फिर क्या करना था? तो एग्जामिन, अब आपने बड़े सारे एग्जाम दिए हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है? You are tested in different situations and certain score is given to you. That, let's say in physics paper you performed 80%, in English you performed 90%, etc., etc. This type of a particular test situation based analysis or data is created for you, okay? And that is your examination. Here also we are going to examine this particular thing, this particular question, putting it in different test situations at a global level, at a political level, at an economic level, at an ideological level. So these will be our test situations for this particular thing. अगर तो होता सिर्फ एग्जामिन तो हम इतना ही करते. अब है क्रिटिकली एग्जामिन, तो इसके पीछे के फिर कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ, और उसका आगे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो ये भी हमारी लिखनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. तो दैट इज क्रिटिकली एग्जामिन. तो इसका जब भी आप आंसर लिखेंगे तो फोकस किस पे करना है? मीनिंग पे एज अ कीवर्ड. आपने सारे जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इस विचारधारा पे रखनी है कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसके पीछे हमारा जो मकसद है, हमारा मतलब क्या है ये कहने के पीछे. ठीक है जी, गिवन द सिचुएशन. और ये जो मतलब है इसको तलाशना है अलग अलग टेस्ट सिचुएशन के अंदर कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे क्या मतलब है, पॉलिटिकल लेवल पे क्या मतलब है, इकोनॉमिक लेवल पे क्या मतलब है, सोशल लेवल पे क्या मतलब है. तो ये जब मीनिंग आ जाएगा फिर उसके आगे फिर उसको क्रिटिकल एनालिसिस देना है कि ठीक है अब ये है तो क्यों ऐसा है, इससे क्या इंपैक्ट होगा. देन योर आंसर कम्स इनटू अ सर्टेन पैरेलल्स. ठीक है, तो आप अगर ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना आंसर देना चाहते हैं तो आई वुड कीप रीडिंग योर कमेंट्स आल्सो ओवर द नेक्स्ट 1 week टिल द अदर वीडियो फॉलोज अप. ठीक है, तो वहां पे भी आप दीजिए और मैं अपने रिमार्क्स वहीं पे आपको देने की कोशिश करूंगा. ठीक है, दैट विल आल्सो वी विल ट्राई टू डू. Then, India-China economic ties are built on comparative advantage, yet there is increasing demand for breaking some of these ties. Assess the feasibility of boycotting Chinese goods and services by India. What important steps should India take in this regard? तो दूसरा क्वेश्चन ये है. तो इसमें से अब कीवर्ड कौन सा है जी?
कॉन्टेक्स्ट तो आ गया, इंडिया चाइना इकोनॉमिक टाइज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है, जैसे हमने ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपने पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटीज में से आप कौन सी सबसे बेहतर कर सकते हैं, एफिशिएंटली कर सकते हैं, वही कीजिए, बाकी जो है किसी और को करने दीजिए, है ना। तो असेस द फिजिबिलिटी ऑफ बॉयकॉटिंग चाइनीज गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिया, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है। देन व्हाट इंपॉर्टेंट स्टेप्स शुड इंडिया टेक इन दिस रिगार्ड, अगर हमने वो इंडिया चाइना की इकोनॉमिक टाइज जो है वो तोड़नी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, क्या 1 by 1 स्टेप्स हो सकते हैं। सो वन डायरेक्टिव इज असेस and other is what. Assess is a kind of larger answer, larger part of your answer, and what steps maybe 1 2 3 4 some steps you can give, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि आप टैरिफ बैरियर्स लगाइए, फिर धीरे धीरे उनको कंपटीशन को एक्सपोज कीजिए, वही वाले आंसर के स्टेप्स हैं। बस आपने वो असेसमेंट देनी है इन टर्म्स ऑफ डेटा दैट वी हैव शेयर्ड विद यू, एंड देन यू हैव टू गिव द व्हाट पार्ट आल्सो। ठीक है, ऑलरेडी हम इनके आंसर्स का डेटा डिस्कस कर चुके हैं, अब आपको इंफॉर्मेशन मोल्ड कैसे करनी है ना वो सीखना है बस। देन व्हाट इज स्किल इंडिया मिशन, अगेन अ वेरी फैक्चुअल डायरेक्टिव इज गिवन। ओके, हाउ कैन इट हेल्प इन अचीविंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया, डिस्कस। अब ऐसे में ना जब व्हाट हाउ डिस्कस तीन डायरेक्टिव दे रखे हैं तो ध्यान से थोड़ा सा चलना है। व्हाट इज स्किल इंडिया मिशन एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया, देन हाउ जो है उसके साथ एक कंपाउंड डायरेक्टिव जुड़ रखा है, डिस्कस। हाउ का हमारा पार्ट क्या होता है, वी हैव टू गिव अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, कि पहले हम ये करेंगे, फिर बाद में ये करेंगे, फिर बाद में ये करेंगे। और जब जब ये साथ में आप बता रहे हैं तो सारे स्टेप्स को, जैसे स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, इन सबको आपने डिस्कस भी करना है। क्वेश्चन एक्चुअल में ये है आपके लिए, ठीक है जी। और कीवर्ड क्या है सारे क्वेश्चन के अंदर, अब कॉन्टेक्स्ट आपको पता लग गया, स्किल डेवलपमेंट है ना। सो हाउ कैन इट हेल्प इन अचीविंग द इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड और हेल्प इन अचीविंग डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया, डिस्कस। कीवर्ड इसमें क्या होगा, दिमाग पे जोर डालिए, हेल्प इज द कीवर्ड। डेमोग्राफिक डिविडेंड अचीव करने का ये एक इकलौता तरीका है, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, बड़े और सारे तरीके भी हो सकते हैं। तो इट विल ओनली हेल्प। How can it help? There are 10 ways and one of them is skill development. How can this particular thing help? तो आपका ध्यान इस पे रहना चाहिए हमेशा, कीवर्ड पे। पूरे आंसर आपको समझ आ जाएगा अगर कीवर्ड समझ आ गया तो। इसको ढूंढने में धीरे धीरे टाइम लगेगा, है ना। अगर मैं हेल्प की जगह लिख दूं डिफाइन, तो क्वेश्चन की सेंस ऑल टुगेदर ऑल्टर होगी। तो बड़े ध्यान से इस पे फोकस करके फिर आपने आंसर राइटिंग करनी है। That there are many things that will lead to skill development. There are many things that will lead to demographic dividend. How can skill development help in achieving demographic dividend in India? There can be many other things, health system, education, etc., you know. And then skill development can be a part of those things that will lead to creation of demographic dividend in India. Next question है, examine the significance of MP-LAT scheme in ensuring socially and regionally balanced economic growth and development. तो एग्जामिन हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि क्या होता है डायरेक्टिव, है ना। और करना क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ MP-LAT स्कीम इन इंश्योरिंग सोशली एंड रीजनली बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आंसर बड़ा आसान लग सकता है, लेकिन कीवर्ड क्या है जी, फिर से इंश्योरिंग, दिस इज द कीवर्ड। कैन इट रियली इंश्योर, एंड यस, देन अप टू व्हाट डिग्री, कितना सिग्निफिकेंस है उसका ये चीज इंश्योर करने में कि सोशली एंड रीजनली बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। सारी क्वेश्चन की सेंस ही चेंज हो जाती है जब हम ऐसे कीवर्ड के ऊपर ध्यान दे पाते हैं तो। और आपको पता लगता है कि एक्चुअल में बच्चों के यूपीएससी के अंदर मार्क्स रह क्यों जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं समझ पाते, वो MP-LAT स्कीम की इंपॉर्टेंस बता के आ जाएंगे वहां पे। साथ में जो और 10 चीजें ज्वाइन करनी थी वो आंसर में आएंगी ही नहीं, दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंस है इसकी, बट लिमिटेड सिग्निफिकेंस है ना, वही एग्जामिन करना है कि कितनी की सिग्निफिकेंस है, कितनी की इफेक्टिव स्कीम है ये। तो इकोनॉमिक सर्वे से भी इसका डेटा आपको मिलेगा, करंट अफेयर में कुछ एक डेटा मिला है हमें, लेकिन वो भी दे देना है साथ में, ठीक है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कोल इन इंडियाज एनर्जी स्पेक्ट्रम। हाउ विल द रीसेंट रिफॉर्म्स इन कोल सेक्टर इंप्रूव इंडियाज फ्यूचर एनर्जी सिनेरियो। ओके, सो हमने डिस्कस करना है, और अगेन हाउ, दैट मीन्स प्रोसेस बताना है,
है ना? लेकिन अब फिर से कीवर्ड कौन सा है जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देना है? अबाउट व्हाट द इंफॉर्मेशन शुड फ्लो. सो improve, this is the keyword for you. Already India's energy scenario is being improved by many things. In that, the significance of recent energy sector reform in terms of coal will also be helpful. So you have to talk about how this particular thing is improving an ongoing phenomena, that is India's future in terms of energy scenario. Wasn't this enlightening? मुझे तो बड़ा मजा आया. So I hope आप सबको मजा आया होगा. ठीक है? So I will be watching your comments over the next 1 week, and till next 1 week when we again have this session of economy current affairs, of weekly current affairs. So आप लोग कोशिश कीजिए ये जो मेंस के आंसर्स हैं इनके ऊपर वर्कआउट करने की, और जो भी आपकी इनपुट्स होंगी उनको भी मैं अगले लेक्चर के अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा. Thank you so much. All the best for your UPSC Civil Services examination. So this is me, Abhishek Sharma, for Team Chetan Bharat Learning, signing off.